इस वीडियो में बेटा अब हम बात करेंगे साइजेस की, ट्रेंड्स की। ट्रेंड का मतलब आपके पास वेरिएशंस किस तरीके से होंगी साइज की, क्योंकि अभी अभी आपने पिछली वीडियो में वही देखा ही होगा। तो आपके पास बेसिकली 3 टाइप के एटॉमिक साइजेस आपने देखे हैं, कोवलेंट, मेटेलिक और वंडर वॉल। शुरुआत वहीं से कर रखी है कि आपके पास सबसे छोटा साइज रहेगा कोवलेंट बॉन्डेड एटम्स का, उससे ज़्यादा रहेगा मेटेलिक बॉन्डेड एटम्स का, और उससे भी ज़्यादा रहेगा वंडर वॉल बॉन्डेड एटम्स का। तो ट्रेंड्स में हम 2 जगह पे आपके पास वेरिएशन चेक करेंगे। एक पहली जगह होगी आपके पास वेरिएशन आपकी अलोंग दी ग्रुप्स, और दूसरी होगी वेरिएशन अलोंग दी पीरियड्स। ग्रुप्स आपको पता ही है, आपके पास टोटल 18 ग्रुप्स हैं, जो वर्टिकल ग्रुप्स आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है, और आपके पास टोटल 7 पीरियड्स हैं। तो हम जनरल देखेंगे, इनके अंदर एक्सेप्शंस बहुत सारियां हैं, बहुत जगह पे हैं, पर फिलहाल हम जो बात करेंगे बेटा वो जनरल ट्रेंड्स के होंगे। तो शुरुआत करते हैं आपके पास ग्रुप से। जब भी आप मूविंग डाउन द ग्रुप, आप ग्रुप के अंदर नीचे की तरफ प्रस्थान करोगे, तो आपके पास साइज, रेडियस हमेशा इंक्रीज करेगी। साइज और रेडियस हमेशा क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। वजह, एक एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल, हर बार एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होती जा रही है, और दूसरा डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो, आपको पता ही है यहां पर जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन कौन सी है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक। कैसी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? F इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट Q1 Q2 अपॉन में R²। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा, ध्यान दीजिएगा, चार्ज बढ़ेगा तो आपका फोर्स बढ़ेगा। अगर फोर्स बढ़ेगा न्यूक्लियस का, तो ऑब्वियस बात उसको खींच के अपनी तरफ लाएगा ना। सोच के देखो, कोई चीज यहां पे है, फिर उसको खींच के थोड़ा सा अपनी तरफ लाया, फिर और अपनी तरफ लाया, फिर और अपनी तरफ लाया, साइज वहां से लेके यहां तक आ गया, तो क्या हुआ? घटा है ना। तो अट्रैक्शन बढ़ेगी तो वो चीजों को अपनी तरफ खींचेगा और साइज को घटाएगा, और रिपल्शन होगी तो वो दूर फेंकेगा, साइज को आपके पास बढ़ाएगा। तो वही तो चीजें हैं यहाँ पर, और वो किस चीज पर डिपेंड करेंगी? चार्ज पे और डिस्टेंस पे। पहली चीज देखते हैं भाई, आपके पास एक्स्ट्रा शेल, ये तो साफ दिख रहा है। हाइड्रोजन के अंदर आपके पास फर्स्ट शेल होती है सर 1s1, लिथियम के अंदर 2s1, एक और एक्स्ट्रा शेल जुड़ गई है, सेकंड शेल आ गई है। ऐसे सोडियम के अंदर 3 शेल, पोटेशियम के अंदर 4, रुबिडियम के अंदर 5 एंड सो ऑन, है ना। तो आपको साफ दिख रहा है, जैसे जैसे एक शेल बढ़ती गई आपके पास ऑब्वियस सी बात है साइज भी बढ़ता ही जाएगा। दूसरा, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या है? जेड इफेक्टिव बेटा न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर। जैसे हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो इसमें आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। लिथियम की बात करूंगा तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 ही प्रोटॉन है, ठीक है। ऐसे ही सोडियम की बात करूंगा 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। तो वो भी सी बात है, वो उसको क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे 11 क्या? प्रोटॉन्स, उतने ही बराबर इलेक्ट्रॉन्स को। हम न्यूट्रल एटम्स की बात करें तो वो क्या? उसकी इफेक्टिव पावर, खींचने की पावर, ठीक है जी। लेकिन उस इफेक्टिव पावर को जब एग्जैक्ट आप समझने की कोशिश करते हो, जेड इफेक्टिव जब बोलने की कोशिश करते हो, तो क्या होगा भाई? ये बीच वाले जो है वो रिपेल भी तो कर रहे होंगे। अरे ये वाले इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर रहे होंगे, तो ये इसको दूर फेंक रहे होंगे और न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो नेट पावर के साथ इलेक्ट्रॉन कितना खींच रहा होगा वो अलग होगी जितनी आपने सोची है, क्योंकि आप तो जस्ट सोच के देख रहे हो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इसके बीच के अट्रैक्शन, बस खत्म। पर ये जो बीच वाली शेल, जैसे इसके अंदर 2-2 शेल्स इस इलेक्ट्रॉन के बीच में शील्ड बन गई है। आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच में 2 शेल्स जो है वो एक पर्दे का काम करेंगी, स्क्रीन का काम करेंगी। किसके लिए? न्यूक्लियस के लिए। और वो इस आउटर मोस्ट को कहां फेंकेंगे? बाहर जा, बाहर जा, दूर जा, है ना। तो किसका काम करेंगे? आपके पास रिपल्शन का। रिपल्शन से आपके पास डिस्टेंस बढ़ा रहा है, ये बेचारा उसको खींच रहा है। क्यों? क्योंकि भाई आपके पास, इसके पास क्या है? खींचने की पावर, पॉजिटिव चार्ज। तो जो एग्जैक्ट पावर रहेगी किसी भी न्यूक्लियस की खींचने की, वो इक्वल टू उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं होती। उसके अंदर एक और फैक्टर आता है सिग्मा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हम बाद में इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। तो वो होगी उसकी एक्चुअल खींचने की पावर, ना कि उसके एटॉमिक मास के बराबर, उससे हमेशा थोड़ी बहुत कम ही होती है। तो बेसिक सी बात है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है आपके पास 2 काम एक साथ होते रहे, इसकी पावर घट रही है, प्लस आपको दिख रहा है फोर्स डिस्टेंस से इनवर्सली डिपेंडेंट है। डिस्टेंस बढ़ी तो फोर्स तो घटेगा ही घटेगा, है ना। तो हर बार जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है इसकी पावर घटती जा रही है, इलेक्ट्रॉन को कम खींच पा रहे, तो साइज आपके पास बढ़ता 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 चला जाएगा। तो सीधी सी आपको अगर क्लास के टेस्ट में या आपके
स्कूल टेस्ट में पेपर में अंदर आते हैं, तो सीधी बात है ग्रुप के अंदर साइज हमेशा इंक्रीज होता है। दो वजह, एक एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल और सेकंड डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट्स इट। सेकंड, अलोंग द पीरियड, अगर मैं पीरियड की बात करूं, पीरियड जैसे मैंने थर्ड की मदद ले रखी है, सोडियम से लेके मैं क्लोरीन तक गया, नोबल गैसेस की बात नहीं की क्योंकि नोबल गैस के अंदर तो बॉन्ड ही अलग टाइप के हैं भाई, उनकी तो अलग ही रेडियस रहेगी, साइज रहेगी, तो उसकी बात नहीं करें। तो मैं जा रहा हूं आपके पास सोडियम से क्लोरीन की तरफ, तो जो मोस्ट लेफ्ट के अंदर होगा उसका साइज सबसे छोटा होगा और राइट वाले का साइज, सॉरी बेटा, जो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा वो साइज में सबसे बड़ा होगा और जो राइट की तरफ जाते जाओगे साइज घटता जाएगा। मतलब मूविंग लेफ्ट टू राइट साइज ऑलवेज डिक्रीजेस, लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो साइज हमेशा ही घटेगा। अब घटने की क्या वजह रहेंगी? एक, अब की बार शेल सेम है, जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। यहाँ प्रोटॉन कितने थे सोडियम के केस में? 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, जिसमें से बेसिकली भारतीय की है, उसको कितने प्रोटॉन खींचने की कोशिश करें भाई? 11 खींचेंगे, हाँ खींचेंगे, अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं, एक और प्रोटॉन ऐड हो गया भाई आउटर मोस्ट शेल में, ध्यान देना आउटर मोस्ट शेल का चार्ज बढ़ता जा रहा है। Q1 Q2 क्या है? चार्जेस है। Q1 तो न्यूक्लियस है, फिक्स है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। सोडियम केस में एक था, मैग्नीशियम के केस में बढ़ गई, कितना हो गया आपके पास? 12 हो गया, पहले 11 था। तो Q1 मान लो न्यूक्लियस का चार्ज है, इसको आप एक को न्यूक्लियस बोल दो और एक को आपने बोल दिया इलेक्ट्रॉन, तो ये तो फिक्स है भाई आपके पास 12 ही है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? एक और बढ़ गया, 2 हो गए। अब 12 2 को खींचेंगे, ऑब्वियस सी बात है, Q1 Q2 बढ़े हैं तो फोर्स भी पक्का बढ़ा होगा। थर्ड, एल्यूमिनियम की तरफ जाओ, अब की बार तो प्रोटॉन 13 हो गए और आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। भाई देखो ये भी बढ़ रहा है और लगातार ये भी बढ़ रहा है, अट्रैक्शन Q1 Q2 दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स चार्जेस पे तो डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा, हाँ है ना। एक और बढ़ गया कार्बन के केस, सिलिकॉन के केस में कितने हो गए? 14, और यहाँ कितने हो जाएंगे आपके पास? 4। अट्रैक्शन फर्दर और इंक्रीज हुई, तो आप ये बोल सकते हो कि सेल तो सेम है हर बार, शेल रिमेन सेम, बट इसकी खींचने की पावर जेड इफेक्टिव वो एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर लगातार इंक्रीज होती जा रही है। इंक्रीज होगी तो ये भाई पहले वाला अगर यहाँ था तो दूसरे वाले को थोड़ा सा अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा, थोड़ा सा, बिल्कुल नाम का। अगले वाले को और थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेगा, तो बिल्कुल हल्का सा। उससे अगले वाले को और अपनी तरफ खींचता जाए, तो जैसे जैसे इनको ये अपनी तरफ खींचता जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है आपके पास पहले अगर साइज इतना था तो फिर घट के आपके पास थोड़ा सा कम हो गया, फिर अगली बार घट के थोड़ा सा और कम हो गया, और कॉन्टिन्यूसली साइज आपका क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। तो अब इसका आंसर बोर्ड के हिसाब से आप कैसे लिखोगे? मूविंग लेफ्ट टू राइट साइज ऑलवेज डिक्रीजेस बिकॉज 1 शेल रिमेन्स द सेम, हाँ शेल तो वही है, बट आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, तो आप इसके अंदर लिखें शेल रिमेन सेम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। ये वजह है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। इंक्रीज इन क्या हो जाएगा भाई आपके पास है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, पक्का। वहां पे शेल बढ़ने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा था, डिस्टेंस बढ़ती जा रही थी। यहाँ पे शेल सेम रहने की वजह से और आपका एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और दोनों ही फैक्टर आपके पास ओवरऑल पीरियड के साइज को कंटिन्यूसली घटाते रहेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, आप जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे, मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ जाओगे, हमेशा आपका साइज घटता चला जाएगा। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस की बात करते हैं, क्योंकि हमने भाई आपके पास कोवेलेंट रेडियस के हिसाब से जो ट्रेंड्स बन सकते थे उनको समझाने की कोशिश की। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस की। वैसे ये जो ट्रेंड है ग्रुप और पीरियड के, ये कोवेलेंट के लिए भी, मेटेलिक के लिए भी, और आपके पास वंडरवॉल के लिए भी, सबके लिए ही ऑलमोस्ट सेम रहेंगे बेटा, कोई चेंज नहीं आएंगे। तो एटॉमिक रेडियस के लिए सारे ट्रेंड सेम ही है, चाहे आप एटॉमिक रेडियस की बात करो, ऑब्वियस ऑन एंड ऑल, हम कहें साइज की बात करो, सबके लिए ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। अब बात करते हैं आयनिक की। आयनिक के लिए कुछ छोटे छोटे टर्म्स आपको पता हो, जैसे पहला टर्म है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस। आइसो वर्ड इसको अपने दिमाग में बांध लो, अपनी नोटबुक्स में लिख लो हर जगह। आइसो जहां पे आ गया मतलब सेम है भाई, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस आर दोज स्पेसेस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास सेम नंबर ऑफ क्या हो? इलेक्ट्रॉन्स हो। इसी चीज को अब डिफाइन कर रखा प्रॉपरली, क्या? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये एक एलिमेंट के नहीं है, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही अलग है, बट इलेक्ट्रॉन्स का नंबर दोनों में सब में सेम है।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, N3 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सबकी अगर बात करो एटॉमिक नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सारों के अंदर सभी में 10 है। तो ऐसे स्पेसेस जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो उनको क्या कहते हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस। उनके साथ 2-3 छोटे छोटे टर्म्स और ये भी आपके नोट्स में हो तो बेटर रहेगा। आइसोटोप्स, एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, कार्बन 12, कार्बन 14, और भी बहुत सारे हैं। क्लोरीन के हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, बहुत सारे हैं। आइसोबार वो जिनका मास नंबर आपके पास से सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, जैसे आर्गन, कैल्शियम और पोटेशियम। 2 पोटेशियम का तो 39 कर दिया, अब फिक्स कर दिया, पहले के टाइम पे गलत था, पर इनके दोनों के मास नंबर, इसको अगर आप छोड़ भी दो, इनके मास नंबर कितने हो जाएंगे? 40, और एटॉमिक नंबर इसका 18 है तो इसका 20। आगे आते हैं आइसोटोन, वो जिनके एटॉमिक नंबर Z और एटॉमिक मास A अलग अलग है लेकिन उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? सेम। तो वो स्पेसेस जिनके अंदर टोन्स, आइसो यानी कि सेम, टोन्स यानी कि न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कौन से होंगे? जैसे कार्बन 14, ऑक्सीजन 16। कार्बन 14 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालोगे, कैसे निकलते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? ये जो आपका मास नंबर है A, इसमें से किसको घटा दोगे बेटा? Z को। जब भी आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो आप क्या करोगे? लिख लेना बेशक चाहो तो, जरूरत नहीं है, वैसे आपको आता है ही। क्या आपके पास एटॉमिक मास में से या मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन यू विल हैव द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू A माइनस Z। तो 14 माइनस 6 8, 16 माइनस 8 8। न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम है लेकिन क्या एटॉमिक नंबर, मास नंबर सेम है? नहीं। तो ऐसी स्पीसीज को आपने क्या बोल दिया? ऐसे स्पीसीज को आपने बोल दिया है आइसोटोन्स। अब हम बात करेंगे साइज ऑफ कैटाइन, साइज ऑफ एनाइन और साइज इन दी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब चार्ज पार्टिकल के साइज के बारे में बात करते बेटा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैटाइन से। कैटाइन कैसे बनते हैं भाई? कैटाइन बनते हैं जब भी किसी आउटर मोस्ट शेल से आप इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करा देते हो। तो आयनाइज करा दोगे तो आपके पास क्या होगा? आयनाइज करने की वजह से कैटाइन बन जाएंगे। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आपके पास आयनाइजेशन। वो किसी भी तरीके से कराया जा सकता है, जिसके ऊपर कंप्लीट आयनाइजेशन का कंसेप्ट अभी आप पढ़ेंगे। तो आयनाइजेशन जो है आपके पास, उसके बाद कैटाइन बन गया है। कैटाइन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से छोटा रहेगा। क्यों रहेगा? अभी बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, एक आपके पास, जैसे मैं सोडियम से शुरुआत करता हूं समझाने के लिए, सोडियम की बात करते हैं, फिर मैग्नीशियम की बात करते हैं, फिर एल्यूमिनियम की बात करते हैं। सोडियम के अंदर आपके पास सभी के अंदर प्रोटॉन्स जो है वो 11, इसके अंदर 12 और इसके अंदर तो वही 13। इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर ही रहेंगे, लेकिन आपने सोडियम को क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन आयनाइज करा के Na पॉजिटिव बना दिया। तो Na पॉजिटिव बनती क्या बन जाएंगे भाई? इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 10। अब जैसे ही 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब आपके पास एक पावर आ गई भाई। यहां तो 11 थे और आउटर मोस्ट में 11 से घट के कितने हो गए? 10। तो भाई 11 को 11 खींच रहे, तब आपके पास एक फोर्स है। एक 11 प्रोटॉन 10 को खींच रहे हैं, कब ज्यादा अट्रैक्शन फील होगी? जब 11 10 को खींच के लाएंगे। 11 10 को ज्यादा खींचेंगे अंदर की तरफ, ज्यादा खींचेंगे तो ऑब्वियस सी बात आपके पास, सिंपल सी बात है, क्या होगा? साइज थोड़ा सा घट जाएगा। ज्यादा खींचा तो साइज घटा। मैग्नीशियम में एक इलेक्ट्रॉन दिया तो Mg पॉजिटिव बना, ठीक है। अब बनना तो Mg2 पॉजिटिव है। अगर 2 दिए तो अब की बार फिर से आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बन जाएगा। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10। अब प्रोटॉन तो 12 है, इलेक्ट्रॉन 12 थे तो भाई ठीक ठाक खींच रहा था। 11 हुए तो थोड़ा सा ज्यादा खींचा, क्योंकि भाई पावर तो बढ़ रही है न्यूक्लियस की, उसके तो प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन घट रहे तो उनको और ज्यादा खींचेंगे, ज्यादा पावर के साथ अपनी तरफ लेके आएंगे। और अब जब 11 से 10 पे लेके आएंगे तो साइज थोड़ा सा, जहां पहले इतना था अब घट के इतना आ गया और फिर फर्दर थोड़ा सा और घटेगा। ऐसे एल्यूमिनियम के केस में करोगे तो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन घटते जाएंगे, तो इसके खींचने की जो क्षमता है, पावर है, दैट वुड इंक्रीज, एंड दैट इंक्रीज इन पावर ऑब्वियसली विल डिक्रीज द साइज ऑफ द एटम। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा आपके एटम के, इलेक्ट्रॉन आपके कम होते जाएंगे, साइज उतना ही घटता जाएगा। वजह, पहली वजह भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपके पास कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कॉन्टिन्यूसली आपके पास क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज। सॉरी भाई गलत लिख रखा था। और दूसरा, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो डिक्रीज हो रही है कुछ केसेस में। जैसे
सोडियम में पहले यहां तक साइज था, एक शेल निकल गई तो Na पॉजिटिव बन गया, अब ये वाली शेल आ गई। Mg2 पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा हूं, उसमें Mg2 पॉजिटिव में बाहर वाली शेल के अंदर यहां 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों निकल गए, अब शेल घट के एक और कम होगी। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक केस में हमेशा आपके पास शेल पेरेंट एटम के मुकाबले में कम होगी, एक पक्का कम रहेगी। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है, वो तो अपनी तरफ खींच ही रहा है, क्योंकि प्रोटॉन तो सेम है, इलेक्ट्रॉन ही तो घट रहे, ज्यादा खींचेंगे उसको वो। तो कॉन्टिन्यूसली आपके पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस में आपका जितना चार्ज ज्यादा होगा साइज उतना ही कम रहेगा। पहला पॉइंट ये था। 2 पॉइंट यहां पे हमने अभी भी सीखे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक, कैटायन हमेशा छोटा होगा पेरेंट एटम से। क्यों? क्योंकि भाई कैटायन के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है, लूज करने की वजह से आपके पास इसकी पावर, न्यूक्लियस की पावर जेड इफेक्ट बढ़ जाती है, तो ज्यादा खींचेगा, साइज घटा लेगा। दूसरा, कैटायन बनने के दौरान कई बार शेल भी घट जाती है, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, अगर सारे ही आइसोइलेक्ट्रॉनिक कैटायंस है तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक कैटायंस में जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास बढ़ते ही रह रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स सेम होते जा रहे हैं। प्रोटॉन 10 से 11 हुए, 11 से 12 हुए, 12 से 13, इलेक्ट्रॉन 10 ही हैं, तो भाई उनको ज़्यादा खींचते जाएंगे। ज़्यादा खींचना मतलब साइज यहाँ से यहाँ घट के कम होता जाएगा। हाँ है ना, समझ में आई? तो कैटायन का ऐसा समझे पेरेंट एटम से छोटा रहेगा, ये रहा रीजन एनसीईआरटी के क्वेश्चन का। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक कैटायंस में चार्ज ज़्यादा तो आपके पास साइज छोटा। नेक्स्ट, तो ये चीज समझा रखिए, चार्ज इंक्रीज हुआ तो साइज डिक्रीज हुआ। नेक्स्ट, एनायन। एनायन कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन्स के गेन करने की वजह से होंगे। अब एनायन बनने के दौरान पक्का आपका साइज बढ़ रहा है। क्यों? एक, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को फिर से देखते हैं। एक बार बात करता हूं फ्लोरीन की, एक बार बात करते हैं ऑक्सीजन की। ठीक है जी, फ्लोरीन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 9, ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 8। अब F नेगेटिव बनते वक्त यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। O2 नेगेटिव बनते वक्त यहाँ कितने हो गए? 10। अब एक तो 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, ऑब्वियस बात है, 9 को खींचेंगे, उसके मुकाबले में 9 10 को तो कम ही खींच पाएंगे। इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा ज़्यादा खींचेंगे। अब प्रोटॉन घट गए तो इनकी खींचने की पावर तो घट ही रही है। ठीक है जी, क्योंकि अब ये 9 हो गए और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गए हैं। इंक्रीज करने की वजह से 2 फैक्टर आएंगे। एक तो इनकी पावर घट रही है क्योंकि ये इनको ओवर पावर करे काउंटिंग में। दूसरा, ये जितने बढ़ रहे होंगे उतने इनकी आपस के में रिपल्शन भी तो हो रहे होंगे। रिपल्शन को ओवरकम कौन करा था? न्यूक्लियस का फोर्स। अब वो तो बेचारा घट गया है और इनके बीच के रिपल्शंस जो हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक सॉरी बेटा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो आपके पास इंक्रीज कर गई हैं। तो क्या होगा? वो इसको स्ट्रोंगली होल्ड नहीं कर पाएगा, उल्टा ही थोड़ा सा ढीला हो जाएगा और इसका साइज थोड़ा सा आपके पास इंक्रीज कर जाएगा यहाँ पर। तो डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है जी। और सेकंड, इंक्रीज इन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, इलेक्ट्रॉन्स के बीच के रिपल्शन जो एक दूसरे को करें, जिसकी वजह से आपके पास शील्डिंग इफेक्ट भी आएगा। कैसे भाई? यहाँ पे पहले 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन लेके कितने हो गए आउटर मोस्ट में? 8। यहाँ पे अंदर पहले से ही 8 थे भाई। 8 कितने को शील्ड करे थे? पहले 7 को। अभी अंदर वाली 8 कितनों को शील्ड करेंगे? 8 को। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, आपके पास रिपल्शन भी तो बढ़ रही है और रिपल्शन दूर फेंक रही है और इसकी पावर जो इसको पास लेके आ रहा था उसकी पावर घट रही है। दोनों फैक्टर एक ही चीज करें, साइज को बढ़ा रहे, साइज को दूर की तरफ लेके जा रहे। है ना? तो 2 चीजें हैं, एक डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और सेकंड इंक्रीज इन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन या शील्डिंग इफेक्ट। तो साइज ऑफ एनायन हमेशा उसके पेरेंट एटम से बड़ा रहेगा। फ्लोरीन के मुकाबले में फ्लोरीन नेगेटिव बड़ा है, ऑक्सीजन के मुकाबले में ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बड़ा है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनायंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनायंस में जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइज भी बढ़ता जाएगा। वहां चार्ज बढ़ा, साइज घटा, यहां चार्ज बढ़ा, साइज आपके पास बढ़ जाएगा। एग्जैक्ट उल्टा है, चार्ज ज्यादा साइज छोटा, चार्ज ज्यादा साइज बड़ा। व्हाई? देखो इसी चीज को भाई, यहां पर आपके पास प्रोटॉन कितने हैं? 9, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। ठीक है, खींच रहे हैं भाई, यहाँ पे प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 10। ऊपर से एक और चीज, सिंगल नेगेटिव सीधा तो बना नहीं, पहले O से O नेगेटिव बना, O नेगेटिव के बाद एक और इलेक्ट्रॉन आया, तो जब एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो एटम ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और बाहर से भी एक नेगेटिव ही आ रहा है। न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेगा,
लेकिन उसके ऊपर एक और नेगेटिव जब आएगा तो रिपल्शन बढ़ जाएंगी, तो रिपल्शन भी क्या करेंगी, इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के अलावा है ये, तो वो भी उसको क्या करी, एटम को बाहर फेंक रही। अरे हाँ है ना, देखो दो टाइप की, एक तो अंदर वाली इंटरेक्शंस रिपल्शंस जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, और दूसरी कौन सी होंगी, अब ये न्यूट्रल था भाई एफ के केस में, एक आ गया क्या बन गया एफ नेगेटिव, हो गया बात, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ओ के केस में पहले वो बना ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव के बाद क्या बना ओ टू नेगेटिव। अब आपके पास रिपल्शन भी डबल हो गई है, कौन सी, एक तो अंदर वाली शेल से रिपेल कर रही है, जो एक्सटेंट ऑफ रिपल्शन इलेक्ट्रॉन आने की वजह से थोड़ा सा बढ़ गया है ना, पहले ये 8 बाहर के 6 को रिपेल कर रही थी, अब 7 को रिपेल करेंगी, थोड़ा सा रिपल्शन बढ़ गया। दूसरा, जब O नेगेटिव से O2 नेगेटिव सेकेंड इलेक्ट्रॉन आया, एक आने के बाद एक और इलेक्ट्रॉन जब आएगा, तब वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में नहीं जा रहा, चार्ज्ड नेगेटिव में जा रहा है, और नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपके पास रिपल्शन इंटर इलेक्ट्रॉनिक और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही नाइट्रोजन के केस में तो और भी ज़्यादा है ना, तो भाई जितना चार्ज ज़्यादा साइज उतना ही आपके पास बड़ा होगा। तो यहाँ से अब आपके पास इस पूरे डिस्कशन से एक सिंपल सी चीज़ आ गई है, अनाइन का साइज आपके पास सबसे बड़ा होता है, उसके बाद एक न्यूट्रल एटम का, और उसके बाद कैटाइंस का। ध्यान दीजिएगा, इसमें नोबल गैस को कभी कैलकुलेट नहीं करना, कभी भी। तो आपके पास अनाइंस जितने आपके पास होंगे उनके साइज बड़े होंगे, उसके बाद न्यूट्रल एटम। मान लो कोई ए हाइपोथेटिकल मेटल मान लिया, एटम मान लिया आपने, तो ए नेगेटिव ए से पक्का बड़ा रहेगा, साइज ऑफ एनाइन लार्जर होता है, और ए पॉजिटिव पक्का छोटा रहेगा। तो यहाँ से आपके पास एक सिंपल सा टर्म बन जाता है, जैसे मैं बात करूँ N3 नेगेटिव की, O2 नेगेटिव की, F नेगेटिव की, उसके बाद Na पॉजिटिव की, Mg2 पॉजिटिव की, और Al3 पॉजिटिव की, और कहूँ चलो भाई इनका साइज बताओ, तो जितनी चीज़ें की हैं उसको अगर आप कंबाइन करोगे तो आप कहोगे सर इसमें चार्ज ज़्यादा तो साइज बड़ा, तो सबसे बड़ा इन तीनों में ये होगा। अब रही बात इनकी, ये तो कैटायन है, एनायन से तो पक्का छोटे थे। अब यहाँ पे उल्टा था, जितना चार्ज ज़्यादा साइज उतना ही छोटा, तो अब की बार कैटायंस में सबसे बड़ा सबसे कम चार्ज वाला, तो Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव। और ये ट्रेंड बन गया आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। सारे कैटायन एनायन पे नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटायन एनायन पे चार्ज इस तरीके से फॉलो करेगा, हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास बिल्कुल सिंपल सी दो लास्ट में आपकी जनरलाइजेशंस आ गई हैं। क्या, साइज आपके चार्ज पे डायरेक्टली डिपेंड, ठीक है जी, साइज आपके चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। कैटायन के केस में साइज हमेशा आपको पता है घटता है, तो चार्ज बढ़ेगा तो साइज भी लगातार घटता जाएगा। बल्कि चार्ज की बजाय आप इस चीज़ को कंफ्यूजन नहीं होना, इसको करो मत, इसको करो ज़्यादा ठीक रहेगा। साइज भी किसका, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस का। इस ट्रेंड को करो ही मत, बेफालतू में कंफ्यूज हो गए फिर, क्योंकि एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, शायद ऐसे करो। साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, किसका, एटॉमिक नंबर का। हमेशा एटॉमिक नंबर से क्या रहेगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर आपके पास बढ़ता जाएगा साइज घटता जाएगा। देख लो एटॉमिक नंबर कितना था, 7, 8, 9, 11, 12 और 13 है ना। किसके लिए, सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए। यहाँ पर मैंने नियोन का यूज नहीं किया, वो भी तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक थी। क्यों, उसके अंदर तो बॉन्ड ही अलग टाइप के हैं, वो तो वंडरवाल बॉन्ड से एक दूसरे से पहले बहुत दूर दूर बैठी है भाई, तो उसको तो इसके अंदर यूज ही नहीं कर सकते। वो तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव से भी काफ़ी आपके पास, सॉरी N3 नेगेटिव से भी वो काफ़ी बड़ी होगी आपके पास, ठीक है। तो उसको तो यूज ही नहीं करे, क्योंकि उसका तो अलग ही टाइप के बॉन्ड है उसके अंदर, अलग ही उसका इन्वायरमेंट इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। पर ये रहेगा आपके पास साइज ऑफ कैटायन एंड साइज ऑफ एनायन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो अब आप इसको आराम से नोट कर सकते हो और आप इनको देख सकते हो। थैंक यू।